नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मुगल वंश के शासकों से जुड़े प्रश्नों को पढ़ेंगे। मुगल वंश को हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। यह पहला पार्ट है जिसमें बाबर, हुमायूं और कुछ शेरशाह सूरी से जुड़े प्रश्न हैं जिनको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगले पार्ट में अकबर को पढ़ेंगे जो कि मुगल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा, और तीसरे पार्ट में अन्य सभी शासकों को। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान, और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। आलम खान वह इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया, और 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खान के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खान को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खान ने उल्लंघन किया था। दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खान को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खान को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह सोड़ी अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चगताई तुर्क। मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैबानी खान ने। सैबानी खान ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगमा पद्धति का प्रयोग सैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में से एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया। यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जैसा कि आप लोगों को पता है, 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई थी और बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सर्वप्रधान कारण उसका विशाल तोपखाना था।
अगला क्वेश्चन है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तोप खाना। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 में, ऑप्शन बी से हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं बल्कि 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। और आपका जो पहला ऑप्शन है, पानीपत का प्रथम युद्ध यह 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। दूसरा है खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और सी है घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था। तो बाकी सही है, डी ऑप्शन आपका जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप पहला है उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। दूसरा है इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। तीसरा है इस क्षेत्र में तैमूरी, जिसको तिमूरिद कहा जाता है, राजवंश स्थापित हुआ। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला आप देख सकते हैं कि दिया कि बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप जो है उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पहली बार 14वीं शताब्दी में बहमनी और विजयनगर राज्य के बीच तोपों के इस्तेमाल की जानकारी मिलती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। तो मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत जो है लोदी वंश के शासकों के समय में ही शुरू हो गई थी। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, जो इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा कि बाबर के भारत आने के बाद जो है तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तो तीसरा आपका केवल सही होगा। तो यानी कि आपका विकल्प जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, राणा सांगा। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो सेम क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन डी से हो जाएगा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था। यह युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने कौन सा नाम रखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुक निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 12 वर्ष की अल्पायु में 1495 ईस्वी में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। और पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और अगला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काबुल में। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह धारण की।
अगला क्वेश्चन है बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। पहला है आपका काबुल का क्षेत्र, दूसरा पंजाब का क्षेत्र, तीसरा आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और चौथा है आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बाबर के साम्राज्य में जो सम्मिलित क्षेत्र थे वह था काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, जबकि आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र इसमें शामिल नहीं था। तो 1, 2, 3 यानी कि आपका विकल्प सी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छिन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस व धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना, परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेवाड़ का। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उनमें एक विजयनगर है और दूसरा मेवाड़। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा जो कि मेवाड़ का शासक था ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाएं तो मैं राणा सांगा यानी कि राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में लिखित बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ जो है संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। तो यदि पूछा जाएगा प्रश्न कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है तो तुर्की भाषा में। तो आपका यहाँ सी ऑप्शन सही होगा कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। तो मेवाड़ और विजयनगर साम्राज्य 2 राज्यों का उल्लेख उसने किया था। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये है कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, तो ये जो है आपका सही है। और कारण आर है कि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, तो आर जो है आपका यहाँ गलत हो जाएगा। तो ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से जो है ये सही है पर आर यहाँ गलत है, क्योंकि कथन दिया गया कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, तो ये आपका सही है। तुजुक ए बाबरी या फिर जिसको बाबरनामा कहा जाता है तुर्की भाषा में लिखा गया है, जबकि कारण आर है कि तुर्की मुगल राज दरबार की राजभाषा थी, तो ये गलत है। मुगल राज दरबार की जो राजभाषा थी वह फारसी थी, तो इसलिए आपका कारण आर यहाँ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। तो अभी हम बताएं तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मीर बाकी ने। ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है अब आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी से जुड़े जो है प्रश्न। तो पहला प्रश्न है इसमें निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उस्मान, कामरान, अस्करी और हिंदाल ये बाबर के पुत्र थे तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी माँ माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित तो आपका यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हुमायूं के भाइयों में से किसका नाम नहीं है। तो उस्मान नाम नहीं है, बाकी कामरान, अस्करी, हिंदाल और बाबर ये 4 भाई थे। अगला क्वेश्चन है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन डी से जगह पहले जो है देवरा का युद्ध यह 1532 में हुआ था। उसके बाद जो है चौसा का युद्ध 1539 में। उसके बाद जो आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। फिर लास्ट में सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में।
तो आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जौनपुर से। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी और 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया था तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला आया, जो पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया था, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान, जो कि शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, ने हजरते आला की उपाधि धारण की और 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे? पहला आपका राजस्व सुधार, दूसरा है प्रशासनिक सुधार, तीसरा सैनिक सुधार, चौथा है करेंसी प्रणाली में सुधार। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा, उपयुक्त सभी। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार सम्मिलित था, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। तो ये सभी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं द्वारा। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हुमायूं के बाद शेरशाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख प्राप्त होता है। और अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली, जो कि दीन पनाह में है, 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास, जो कि ईरानी वास्तुकार था, ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना भी की गई है। अगला क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है, जो मुगल काल में चलती रही और जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। उसने अंत में मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया, जिनका तौल एवं आकार निश्चित था। उसने चांदी के सिक्के, इसको रुपया का तौल 180 ग्रेन था, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। इस पर प्रायः अरबी एवं नागरी में सुल्तान का नाम अंकित रहता था। और अगला प्रश्न है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 64:1 का। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया, जो कि 180 ग्रेन का था, तथा तांबे का दाम, जो कि 380 ग्रेन का था, चलाया और रुपया और दाम की विनिमय दर 1:64 थी। इसके समय में 23 टकसालें थी। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या फिर नागरी लिपि में अंकित होता था। इसने घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिक का हुलिया लिखे जाने की प्रथा को भी अपनाया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिंजर में। कालिंजर विजय 1545
ईस्वी के दौरान जब शेर शाह के सैनिक हुक्के या फिर गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे गए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट करके वे सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेर शाह वहाँ से अधजला बाहर निकला और दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेर शाह के लिए अंतिम हो गई। 22 मई 1545 को 60 वर्ष की आयु में कालिंजर में ही वह मर गया। कालिंजर का अभियान शेर शाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहाँ का राजा कीरत सिंह था। तो यदि पूछा जाएगा कि कालिंजर अभियान के दौरान वहाँ का राजा कौन था, तो कीरत सिंह। अगला क्वेश्चन है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी से। शेर शाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से जो है यह कथन निकला कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सासाराम में। शेर शाह का मकबरा बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है शेर शाह का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह को दफनाया गया था कहाँ पर? तो यह सासाराम में दफनाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली की कुला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। शेर शाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग है। किला ए कोहना मस्जिद जो कि दिल्ली में है 1545 ईस्वी में बनी थी। उसके उज्ज्वल वास्तुकलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया जाता है दिल्ली की कुला ए कोहना मस्जिद को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी ने। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किला ए कोहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेर शाह द्वारा बनवाए गए थे। और अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी ने। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से लेकर 1545 के बीच करवाया था। यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। अगला क्वेश्चन है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी ने। कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों की सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अकबर से जुड़े प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।